हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं। ये हमारा 13th एपिसोड है। इस 13th एपिसोड में हम न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम 12 एपिसोड बना चुके हैं जिसमें हमने नेशनल इनकम चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स और एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद इसके 2 वीडियोज़ और बनेंगे जिनमें हम बाकी बचे हुए दो टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमें पता है जैसा कि जब भी हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जीडीपी एमपी। ठीक है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले हम इस मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, देन लेटर ऑन वी विल कन्वर्ट जीवीए एमपी ऑन नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने का तरीका क्या होगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ये हम निकाल रहे हैं। तो इसका फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसका फार्मूला होता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों से मिलके बनेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर हमें सेल भी दिया है, चेंज इन स्टॉक भी दिया है। तो हमें चाहिए सबसे पहले सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, फिर इसके बाद इनके अमाउंट्स लिख देता हूँ मैं सामने। 700 ये हो गया हमारा सेल्स, 40 हो गया हमारा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें चेंज इन स्टॉक दे दिया है। बहुत से क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक अलग देते हैं, ओपनिंग स्टॉक अलग देते हैं, तो हमें चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ता है। अब इसके बाद हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना होगा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन ये नहीं होगा, एनआईटी ये नहीं है, परचेज ऑफ मशीनरी। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो परचेज ऑफ मशीनरी को इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। बिल्कुल गलत। परचेज ऑफ मशीनरी इज़ अ फाइनल एक्सपेंडिचर। ये क्या होगा, एक फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। याद रखिएगा, मशीनरी ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या है ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ये हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ये दिया है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो हमें ये दिया है, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब इसकी अमाउंट यानी 400 यहाँ पर पुट कर देते हैं और अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया हमारे पास। तो 740 में से 400 हमने सबट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आता है 340। सारी अमाउंट करोड़ रुपीज़ में है, तो ये आ गया हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 340 करोड़ आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब हमें पता है कि हमें ग्रॉस से नेट पर आना है। इस ग्रॉस के कॉन्सेप्ट से हमें किस पर आना है, नेट के कॉन्सेप्ट में आना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन का उपयोग करना पड़ेगा। ग्रॉस दिया हुआ है, नेट निकालना है, इसलिए माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 340 और डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे पास दी हुई है 80। सबट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, ये आ जाता है हमारा 260 करोड़ रुपीज़। ये हो गया नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इस तरह से हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, 2020 यानी इसी साल पूछा गया है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, यानी अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या सॉल्व करना है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन स्टॉक। यहाँ चेंज इन स्टॉक की अमाउंट हमें नहीं दी गई, इसके जगह एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें चेंज इन स्टॉक ही कैलकुलेट करना है
और हमें हेल्प के लिए यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे दिया गया है, NVAFC दे दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों निकालना पड़ेगा? बिकॉज हम जानते हैं कि प्रोडक्शन मेथड से सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आता है और फिर बाद में हम उसे किसी और कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर NVA दिया है, NVA के थ्रू हम निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और फिर हम चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है हमें, और किसकी हेल्प से करेंगे? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, नेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में। ये जो नेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। जैसे ही डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे नेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्रॉस में। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ दिया है फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट में। तो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें NIT का यूज़ करना पड़ेगा। NIT को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये NIT को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब इनके अमाउंट्स पुट कर देते हैं। यहाँ पर NVAFC दिया हुआ है 200, यहाँ मैंने इसकी अमाउंट रख दी 200। डेप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ है 40, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को यहाँ रख देता हूँ 40। और NIT की अमाउंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में NIT नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसकी अमाउंट को 0 मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कन्वर्ट हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में। तो ये हो गया 240 हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVAMP आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये GVAMP के थ्रू हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अब ज़रा हम जानते हैं GVAMP इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, इस तरह से होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस की अमाउंट है हमारे पास 240। ये जितनी भी अमाउंट्स है करोड़ रुपीज़ में है, करोड़ रुपीज़। सेल्स हमारा दिया हुआ है 400, सेल्स है हमारा 400। ठीक है, चेंज इन स्टॉक हमारे पास नहीं है तो अभी इसकी जगह चेंज इन स्टॉक की लिख देते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारी दी हुई है 100, तो 100 यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास चेंज इन स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी 240 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 300 प्लस चेंज इन स्टॉक। 300 को इस तरफ ले आते हैं, 240 माइनस 300 इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक। इट मीन्स चेंज इन स्टॉक की अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, चेंज इन स्टॉक हो गया माइनस का 60। कितना आया, माइनस 60। यानी चेंज इन स्टॉक की जो अमाउंट आ रही है वो हमारे पास कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये है हमारा प्रोडक्शन मेथड का ये क्वेश्चन जिसमें हमने चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट किया है। 2020 में पूछा गया है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। 6 नंबर का क्वेश्चन था 4 + 2, तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया है। ये है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म X एंड बाय फर्म Y, X और Y फर्म ने जो वैल्यू एडिशन किया है उसका हमें कैलकुलेशन करना है, X और Y फर्म वाला। यहाँ हमें टोटल 3 फर्म्स दी हुई हैं, जैसा कि क्वेश्चन को देखने पर पता चल रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखने से फर्म X, फर्म Y और एक फर्म Z, 3 फर्म्स के नाम आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों फर्म्स की सेल्स, तीनों फर्म्स की इंटरमीडिएट कॉस्ट निकाल लेंगे। क्लियर? हालांकि हमसे यहाँ पर सिर्फ X और Y के बारे में पूछा गया है तो हम X और Y का ही वैल्यू एडेड निकालेंगे, वैल्यू एडिशन निकालेंगे, Z का नहीं निकालेंगे। लेकिन तीनों का सेल्स और तीनों का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम X का निकालते हैं, है ना। सेल्स बाय फर्म X
अब तो x की सेल निकालते हैं। चलो x की सेल कैसे निकाली जाएगी हमारे द्वारा? यहाँ पर x ने हाउस होल्ड्स को, पहला आइटम क्या दिया है? सेल्स बाय फर्म x टू हाउस होल्ड्स। x ने हाउस होल्ड्स को बेचा। हमने पिछले वीडियो में सेल्स का क्लासिफिकेशन करके बताया था। सेल्स टू हाउस होल्ड्स बाय फर्म x कितना है अमाउंट? इसका अमाउंट है इसका 100। ठीक है, फिर सेल्स बाय फर्म y, ये y फर्म का है, इसे हम अलग लिख देते हैं, इसे हम नीचे अलग लिख देते हैं। सेल्स बाय फर्म y, ठीक है, हम इसको अलग लिख रहे हैं। यहां पर कितना है? सेल्स बाय y, ये अमाउंट दिया हमें 500। ठीक है, नेक्स्ट परचेज बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम फर्म y, y से खरीदा, y से खरीदा, किसने खरीदा? हाउस होल्ड्स ने। हाउस होल्ड्स ने y से खरीदा, यानी y की सेल हो गई है, तो y की सेल हो गई, और y की सेल तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। यहां पर सेल्स के हमने दो कंपोनेंट बताए थे, डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट्स। फिर डोमेस्टिक सेल के भी 3 पार्ट बताए थे हमने, कौन कौन से? सेल्स टू हाउस होल्ड्स, सेल्स टू फर्म्स एंड सेल्स टू गवर्नमेंट। तो यहां पर हमारा ये सेल्स टू हाउस होल्ड्स है, और सेल्स टू हाउस होल्ड्स किस में शामिल है? ऑलरेडी इस सेल्स में शामिल है, तो इसे दोबारा से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स बाय वाई, वाई ने एक्सपोर्ट किया, वाई ने विदेशों में बेचा, तो ये दोबारा ऐसा ही आ गया। जब हमारे पास यहां पर टोटल सेल दी हुई है, जब टोटल सेल दी हुई है तो हम इसके कंपोनेंट्स को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये 50 और ये 300, ये दोनों अमाउंट्स हमारे शामिल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बिकॉज ये दोनों अमाउंट्स ऑलरेडी किस में शामिल है? 500 में शामिल है। एक वाई की टोटल जो सेल दी हुई है उसमें ऑलरेडी ये दोनों शामिल है, इसलिए इन्हें शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? अब यहां पर एक्स का चेंज इन स्टॉक दिया है, ये वाई का चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, ये एक्स की इंपोर्ट्स यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, इंपोर्ट्स बाय फर्म एक्स, ठीक है, एक्स की इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है। सेल्स बाय फर्म जेड टू फर्म वाई, जेड ने वाई को बेचा, तो ये हमारा तीसरा हो गया। सेल्स बाय फर्म जेड कितना हो गया? सेल्स ने वाई को बेचा, सेल्स टू फर्म वाई, ये अमाउंट दिया हमें 250, अमाउंट दिया हमें 250। तो ये क्या हो गया? वाई ने खरीदा है, मतलब जेड ने बेचा, मतलब वाई ने खरीदा, तो वाई की इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगी ये। ठीक है, परचेज बाय फर्म वाई फ्रॉम, सॉरी ये शायद मैंने गलत लिख दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें फ्रॉम एक्स। परचेज बाय फर्म वाई फ्रॉम एक्स, ये दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट अमाउंट दिया हुआ है परचेज बाय फर्म वाई फ्रॉम एक्स। वाई ने खरीदा, किससे खरीदा? एक्स से खरीदा, तो ये एक्स की सेल हो गई। सेल्स टू फर्म वाई कितना है हमारा? 200, तो ये हो गया टोटल सेल 300। एक्स की टोटल सेल मिल गई हमें 300, वाई की टोटल सेल हमारे पास है 500, जेड की है हमारे पास 250, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू एडिशन कितना हुआ। सो यहां पर वैल्यू एडेड बाय एक्स, यह आ जाएगा हमारा सेल्स ऑफ फर्म एक्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर अब हमें अमाउंट्स दी हुई हैं। सेल्स हमने अभी भी निकाली है, ये हो गया 300, चेंज इन स्टॉक ऑफ एक्स ये हमारा 20 हो गया, और इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ एक्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट एक्स की, इंपोर्ट्स बाय फर्म एक्स,
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा x का इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा 70। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे अब, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 250 करोड़ रुपीज। ऑल अमाउंट्स आर गिवन इन करोड़ रुपीज। तो ये क्या हो गया, वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स। क्या हो गया, वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स। कितना आ गया अमाउंट, 250 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरा, वैल्यू एडेड बाय फर्म वाई। वैल्यू एडेड बाय वाई, तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, सेल्स ऑफ वाई प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ वाई माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अच्छा, ये कितना दिया हुआ था हमें, हमने देखा था यहां पर 500 है, और ये हाउस होल्ड्स को और एक्सपोर्ट्स है, ये दोनों इसी में शामिल है ऑलरेडी, इसे अलग से शामिल नहीं करेंगे। तो यहां रख दिया हमने 500। चेंज इन स्टॉक ऑफ वाई दिया हुआ है 10 हमें, तो यहां रख दिया मैंने 10। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ वाई, वाई की इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो ये देखिए सेल्स बाय फर्म जेड टू फर्म वाई, तो ये 250 जो अमाउंट है, जेड ने बेचा वाई को, तो मतलब क्या, वो वाई ने खरीदा, तो वाई की इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई, तो यहां रख दिया मैंने 250। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 260 करोड़ रुपीस। ये क्या हो गया हमारा, ये वैल्यू एडेड बाय फर्म वाई हो गया। तो इस तरह से हम दोनों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं और टेबल बनाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा, और ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, गलती की संभावनाएं कम होंगी। एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल में सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे सेल्स, दूसरे में लिखेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, तीसरे में लिखेंगे अपन एक, यहां पर एक और बना सकते हैं, चेंज इन स्टॉक, और चौथे में आ जाएगा वैल्यू एडेड, यहां फर्म का नाम। तो ये 5 कॉलम वाली एक टेबल बना सकते हैं। यहां फर्म का नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड, यहां सेल्स लिखेंगे, इनकी इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखेंगे, चेंज इन स्टॉक लिखेंगे, और इसके बाद फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर लेंगे, वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा इजी होगा, ये ज़्यादा आसान होगा। क्लियर। तो ये आज का वीडियो आज हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट लाएंगे नेशनल इनकम का, दैट इज रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। सो गुड बाय नाउ।